नमस्कार, एक बार फिर से मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, मानव भूगोल, जो कि हमारे पास में बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सेमेस्टर 2 की ये बुक है। तो हमें चर्चा करनी थी, हम जो इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि मानव भूगोल के जो हमने 20 प्रश्न तैयार किए हैं उसमें से हमारे पास में 3 प्रश्नों के आंसर हमने वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा दिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में। मानव का पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का संबंध रहा है और किस प्रकार का संबंध जो है वो आगे चल रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं मानव भूगोल की अवधारणाओं को लेकर के, क्योंकि मानव भूगोल की जो अवधारणाएं हैं, 3 अवधारणाएं हैं इनके संबंधों को पढ़ने के लिए। मानव पर्यावरण संबंधों को पढ़ने के लिए हमारे पास में 3 अवधारणाएं हैं। तो जो आपके पास में यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, इसमें जो आपको क्वेश्चन मिले आएगा ना, मानव पर्यावरण संबंधों का जो भी प्रश्न आता है, अगर वो यूनिट फर्स्ट का है तो ध्यान रहे कि हमें नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद की चर्चा करनी है, क्योंकि सेम एज इट इज प्रश्न हमारे पास में 5वां प्रश्न बनने वाला है जो कि यूनिट सेकंड से होगा। तो उसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल देखिए, तो यहाँ तक हमने नियतिवाद के बारे में पढ़ लिया था कि नियतिवाद किसे कहते हैं। जब पहले का शुरू का जो मानव था वो नियति पर ही आधारित था, प्रकृति को ही सब कुछ मानता था और प्रकृति से ही अपना जीवन यापन के लिए जो संसाधन थे वो प्राप्त करता था। तो तब उस मानव को हम नियतिवादी मानव कहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति पर डिपेंड था और उस समय प्रकृति ही सब कुछ थी, मानव निष्क्रिय माना जाता था। फिर उसके बाद में विद्वान आते हैं, फ्रांसीसी विद्वान। फ्रांसीसी जो भूगोलवेता हैं वो कहते हैं कि मानव जो है वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रकृति के साथ में, प्रकृति के अंदर कोई भी फेरबदल वो कर सकता है, अपनी वो शक्तियों के से कुछ भी परिवर्तन कर सकता है प्रकृति के अंदर। जैसे खाद बीज डाल करके हमने एक अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया, तो इस तरीके से खनन निकाल करके उनसे आगे हमने संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, ये कहते हैं कि मानव सब कुछ है और प्रकृति उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये किन की बात थी? संभववादियों का कहना था। और नवनियतिवाद क्या कहता था? वो कहता है, जो है जिसका जनक जो है वो ग्रिफिथ टेलर है। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया? टेलर क्या करता है? सिलाई करता है। तो उसने नियतिवाद और संभववाद की सिलाई की और कहा कि ना तो प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव सब कुछ है। प्रकृति संभावनाएं देती हैं, क्योंकि संभववाद क्या कहता है? प्रकृति संभावना देती है और मानव कुछ भी कर सकता है। तो हाँ, इनका कहना है कि प्रकृति संभावना देती है, लेकिन हमें उन संभावनाओं का जो प्रयोग करना है वो प्रकृति के दायरे में रह करके ही करना होगा, या वैसा हमें करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने वो ट्रैफिक रूल्स की जो 3 बत्तियाँ होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनका इन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से ग्रीन लाइट होती है उसका अर्थ होता है कि आप चलते जाएं और जैसे पीली लाइट आती है तो आप सतर्क हो जाएं और रेड लाइट आने पर आपको रुकना है। अगर आप फिर भी नहीं रुकते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो आपको, आपकी सभ्यता को तहस नहस कर देंगी। ठीक है, तो ये बातें हमने इसके अंदर पढ़ी थी, नियतिवाद के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसकी चर्चा जो है वो की हुई है। बात करेंगे संभववाद की। तो संभववाद में देख लेते हैं, यहाँ से हमने शुरुआत किया था। निश्चयवाद, ध्यान रखना, नियतिवाद, निश्चयवाद एक ही है। और उसके बाद में आती है निश्चयवाद की आलोचना, यानी कि नियतिवाद की आलोचनाएं जो की जाएंगी, क्योंकि जो संभववादी होंगे ना वो सारे के सारे ही क्या करेंगे? निश्चयवाद की आलोचना करेंगे। तो आप ध्यान रखना, जब आपको निश्चयवाद यानी नियतिवाद की आलोचनाएं बतानी हो ना, तो संभववाद वालों की सारी बातें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, और जब आपको संभववाद की आलोचना करनी हो तो नियतिवाद की सारी बातें वहाँ पे अपनी कॉपी कर देनी है। तो इस तरीके से हमें ये मैटर जो है वो कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं संभववाद। तो संभववाद का जो जनक है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि संभववाद का जनक कौन है? अभी विडाल डी ला ब्लाश है। तो ब्लाश, जिसको भी फ्रांस के अंदर भूगोल का देवता माना जाता है, ब्लाश फ्रांसीसी विद्वान हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी मानव भूगोल के सिद्धांत।
ये इनकी किताब थी। ब्लाश का कहना क्या है, मानव एक प्राकृतिक कारक नहीं है, वो सिर्फ एक प्राकृतिक कारक नहीं है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, जैसे पशु पक्षी होते हैं, वो इनमें से एक नहीं है, वो एक हट कर के है। वो खुद उसके पास में अपना मस्तिष्क है, तो अपने मस्तिष्क के अनुसार पृथ्वी पर वो काट छांट कर सकता है। संभववादी अवधारणा के अनुसार क्या कहा जाता है, मानव एक सक्रिय कारक है, तो आप नियतिवाद में क्या कहेंगे, मानव एक निष्क्रिय कारक है। ठीक है, मानव द्वारा प्रकृति पर पूर्णतः विजय की जा सकती है, और नियतिवाद में क्या कहते हैं कि मानव द्वारा प्रकृति पर विजय नहीं की जा सकती। प्रकृति केवल सलाहकार है, वह मानव के विचारों को बाधित नहीं करती है, जबकि हम उसमें लिखेंगे कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव निष्क्रिय है। प्रकृति द्वारा कोई सीमा या बाध्यता नहीं रखी जाती है। तो ये बात कहने वाले कौन है, संभववादी ये बात कहते हैं। चलिए देखते हैं और इसको अच्छे तरीके से और इसके समर्थकों को बारे में देखते हैं। संभववाद की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती हैं, कि मनुष्य की जो शक्तियां हैं, मनुष्य की जो क्षमताएं हैं कि क्या क्या कर सकता है मनुष्य। जहाँ पर आज तक इतनी सर्दी में कोई नहीं रहा, तो वहाँ पर भी मनुष्य पहुँच गया। जहाँ सहारा जैसे गर्म गर्म प्रदेशों में कोई नहीं गया, वहाँ पर भी मानव ने उसको क्रॉस कर लिया, वहाँ पर भी सड़कें रेल मार्ग बनाने शुरू कर दिए हैं। अंटार्कटिका पर जहाँ जीवन संभव नहीं था, तो वहाँ पर भी मानव जाकर के बस्तियाँ जो है मानव ने अपने शोध केंद्र जो है वहाँ स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि मानव की क्षमताओं को जो पर्यावरणीय वातावरण है वो नियंत्रित नहीं करता, पर्यावरणीय शक्तियाँ उसको नियंत्रित नहीं करती हैं। मानव कुछ भी कर रहा है, अपन देख रहे हैं आजकल कि मानव जो है आगे के आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं वो नवनियतिवाद आपको समझाएगा। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य अपनी छांट यानी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको जो है नज़रअंदाज करता है और उनका उपयोग करता है। संभववाद विचारधारा का जन्म और विकास कहाँ पे हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ था। इनके जन्मदाता पाल विडाल डी ला ब्लाश हैं। ठीक है, ये इसके जनक कहे जाते हैं संभववाद के। जबकि नियतिवाद का जनक कौन है, वो जर्मन विद्वान है, जर्मन भूगोलवेता है, फ्रेडरिक रेटजल। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। देखो ध्यान रखना भी, संभववाद का जनक यानी कि ये जो बातें कहने वाला जो व्यक्ति था वो तो ब्लाश था, जबकि उन बातों को एक संभववाद शब्द देने वाला कौन था, ला फेब्रे था, जो आगे चल कर के जीन ब्रूनश का शिष्य होता है या उसका समकालीन होता है। तो ये कहने का मतलब विडाल डी ला ब्लाश के बाद में आया था फेब्रे, लेकिन शब्द उसने दिया है और विचारधाराएं किसने दी हैं, ब्लाश ने दी है। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा, इनके अनुसार ब्लाश के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा किसको पहला स्थान देना चाहिए, मनुष्य के कार्यों को। तो जबकि ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को बराबर लेके चलना होगा। ये बात आपको नवनियतिवाद समझाएगा। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है। अब ये ब्लाश कहते हैं कि संभावनाओं का वह क्या है, स्वामी है, तो वो अपने अनुसार अपनी मर्जी से उनका प्रयोग कर सकता है, उनका निर्णय ले सकता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। संभववाद क्या है, किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना, यानी कि हर एक चरण पर क्या है, संभावना है। कोई भी निश्चित स्थान पे चले जाओ, वहाँ जो भी आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, संभावनाएं मिलेंगी कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप उसकी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, कोई काम करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते। तो उस तरीके से कहने का मतलब है कि सारी संभावनाएं जो हैं उनका प्रयोग जो है मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। ये संभववादी विचारधारा है। नेक्स्ट क्या कहता है, फेब्रे की टाइमिंग क्या है, 1878 से 1956। और ब्लाश की टाइमिंग क्या है, तो ध्यान रखेंगे ब्लाश
ब्लास्ट की जो हमारे पास टाइमिंग है वो है 1845 से 1910, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, समकालीन। समकालीन तो हम नहीं कह सकते क्योंकि लगभग कितना है, 30 साल जो है वो छोटा है फेब्रे। तो जब ये 30 साल का होगा तब इसका जन्म हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि फेब्रे जो है वो ब्लास्ट का क्या है, शिष्य है, ठीक है। तो बात कहने वाला कौन है, ब्लास्ट, तो उसके नक्शे कदमों पे कौन चलेगा, उसका शिष्य चलेगा। तो शिष्य उन शब्दों को नाम क्या देगा, संभववाद नाम देगा। मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों, अब देखो ये बात सेम रिपीट कर रहा है जो बात ब्लास्ट ने कही थी। ब्लास्ट ने क्या कहा था कि मानव एक प्राकृतिक कारक नहीं है, वो उससे हट करके है, क्योंकि उसके पास अपना मस्तिष्क है जिसके आधार पर वो पृथ्वी के हर एक संसाधन का प्रयोग कर सकता है। और यही बात फेब्रे भी कह रहा है, लेकिन वो अपनी शब्दों में कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये सब वातावरण पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं, ये पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ध्यान रहे कि प्रकृति को, देखो एक तरफ तो हम कह रहे हैं नियतिवाद में क्या कह रहे हैं कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, जबकि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं, वो तो प्राकृतिक कारण हैं, जैसे जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, जल राशियाँ हैं, ये सब प्रकृति को नियंत्रित करने वाली जो है कारक होते हैं। तो फेब्रे कहता है कि मनुष्य भी इनमें से एक है, मनुष्य एक प्राकृतिक कारक नहीं है, वो भी इन्हीं में से एक है, वो भी प्रकृति को नियंत्रित करता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि के से करता है। तो ये बात सेम वही रिपीट हो गई। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 इनकी किताब है, इनकी फेब्रे की, ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो ऐसे ही इनकी जो किताब है वो कौन सी है, वो है हमारे पास में भी थ्योरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये किनकी किताब है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ब्लास्ट की किताब है, मानव भूगोल के सिद्धांत। संभववादी उपागम के जनक ब्लास्ट ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922, ये इनकी किताब कब की है, 1922, ये थोड़ा ध्यान रखना, 1922 या 1911 है इसकी टाइमिंग भी। इनकी मृत्यु कब हो रही है, 1910 में, और किताब आ रही है 1911 के अंदर, ठीक है, ये टाइमिंग मैच कर लेना। में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है, यानी कि प्रकृति एक सलाहकार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इस बात को दूसरे शब्दों में कैसे लिखा, प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री से अधिक कुछ नहीं है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, तो प्रकृति जो है वो एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी जो परामर्श दे रही है उससे बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है वो कोई भी काट छाट उसमें कर सकता है। तो ये बातें जो हैं किसने कही हैं, संभववादियों ने कही हैं। संभववादियों में कौन कौन से इनके विद्वान हैं, तो ब्लास्ट है, जीन ब्रुंश है, ला फेब्रे है और डिमांजिया है। ये 3-4 विद्वानों के नाम आप जरूर याद कर लेना, किसके समर्थक कौन कौन है। संभववाद की आलोचना कौन कर रहा है, तो देखिए जरा, संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया है। ये प्रकृति पर डायरेक्ट सीधा सीधा उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि भाई प्रकृति तो कुछ भी नहीं है, मनुष्य ही सब कुछ है। तो इन्होंने सीधा प्रहार किया है, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा है। अब आलोचनाएं आएंगी उनके सामने कि भी आप प्रकृति को निष्क्रिय कैसे कह सकते हैं, प्रकृति सिर्फ एक सलाहकार कैसे हो सकती है। आप प्रकृति को जितना ज़्यादा निचोड़ने का प्रयास करेंगे, एक ना एक दिन आपने देखा नहीं है कि जितनी भी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं, जो भी सभ्यता है, जो आज के टाइम पे सभ्यता है, वो कभी ना कभी एक जीवन हुआ करता था। तो
वो आज सभ्यता क्यों बन चुका है, वो सभ्यता क्यों बन गई है, क्योंकि उन्होंने भी प्रकृति को एक निष्क्रिय कारक मानते हुए हद से ज़्यादा अपनी आवश्यक जो शक्तियाँ था उनका प्रदर्शन किया, जिस वजह से उनके ऊपर जो है प्रकृति हावी हुई। इन बातों को ध्यान रखना होता है। संभववाद के कट्टर समर्थक लाफेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था, यानी अंत में, क्योंकि 1910 के अंदर किसकी ब्लाश की मृत्यु हो जाती है। ब्लाश की मृत्यु हो जाती है तो कब तक, 1956 तक लाफेब्रे रहते हैं। तो 1950 के आते आते उनको भी ये बात समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि 1950 के समथिंग ये आप देखेंगे नहीं, 1950 से थोड़ा सा अपन पहले चलते हैं, अभी टाइमिंग आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि उस समय नवनियतिवाद ने और प्रसंभववाद ने जन्म ले लिया था, तो इसीलिए ये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। हालांकि ये संभववाद के क्या थे भी, कट्टर समर्थक थे। कब तक थे? जब तक वो बिलास यहाँ पे थे, स्वीकार कर लिया था। वे लिखते हैं, अब इन लाफेब्रे ही लिखते हैं, खुद ही लिखने लगे। क्या लिखने लगे? मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता, यानी वो अपने पर्यावरण से स्वतंत्र या उससे अलग होकर के नहीं रह सकता। ये बातें हमने तीसरे प्रश्न में देखी थी, जहाँ पर हमने पार्थिव एकता का सिद्धांत हमने पढ़ा था, जो कि जीन ब्रूस ने दिया था। पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहता था कि पृथ्वी पर जो भी तत्व हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन सब का आपस में जो है संबंध है, आपस में उनका संबंध है, इसे कहते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से लाफेब्रे भी मान गए कि नहीं, हम प्रकृति को बिल्कुल निष्क्रिय नहीं कह सकते हैं, उसकी भी शक्तियां हैं और उन्हें भी देख करके समझ के चलना होगा। संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे। संभववादी क्या समझते थे? प्राकृतिक शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। यहाँ कुमारी सैंपल का कथन सिद्ध होता है। कुमारी सैंपल कौन है? ये नियतिवाद की जो है समर्थक है, नियतिवाद, जिन्होंने ये कहा था कि प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये उसकी समर्थक है, फ्रेडरिक रेडजल की शिष्य है। इनका क्या कहना है? मनुष्य अपने कार्य का कोलाहल, यानी कार्य का शोरगुल जो है, जो भी काम करता है वो शोर मचा करके काम करता है, ठीक है, कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रह करके करती है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हमें समझ में नहीं आते, हमें सुनाई नहीं देते हैं। मनुष्य जो भी काम करता है, अब प्रदूषण कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है, ठीक है, पेड़ों को काट रहा है, जनसंख्या को दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? ये तो मतलब पूरा हू हल्ला मचा रहा है, शोरगुल, सबको पता चल रहा है इन सब के बारे में। लेकिन जो प्रकृति अपना जो काम कर रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे ओजोन का क्षय हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये किसी को दिखती नहीं हैं। ये आने एकदम से प्रभाव स्पष्ट होगा। तो इस प्रकार से ये इनका कहना था। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है। अब वर्तमान की टाइमिंग अगर अपन देखें कि पहले चलो दिखाई नहीं देते थे, अब इसके लक्षण दिखने शुरू हो चुके हैं कि प्रकृति भी कोई ना कोई जो है हरकत कर रही है। मनुष्य अगर ऐसे ही चलता रहा, मनुष्य अगर प्रकृति की सीमाओं से बाहर चलता रहा, तो प्रकृति एक न एक दिन जो है वो कोई कहर या कोई प्रकोप लेकर के आएगी। ऐसा प्रलय आएगा जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतः यह प्रभाव बड़ी आवाज़ के साथ प्रकट हो रहे हैं। अब प्रभाव देखने को हमें मिल रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी हैं, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक मनुष्य उनको मजबूर नहीं करेगा, तथा न ही मानव प्रकृति का विजेता कहा जा सकता है। मानव को प्रकृति का विजेता नहीं कहा जा सकता, जबकि संभववादी मानव को प्रकृति पर विजेता मानते हैं। दोनों के आपसी संबंध एवं परस्पर सामंजस्य पर आधारित है। दोनों के आपसी जो संबंध है वो सामंजस्य पर जो है वो आधारित है, तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। मानव भूगोल का मूल उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक शक्तियों को भी समझना और मानवीय शक्तियों को भी समझना। ये हमारा इस किताब का जो है मूल उद्देश्य रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से ये हमारे पास में था संभववाद। तो संभववाद के अंदर आपने देखा
पहले नियतिवाद में आपने देखा कि वो फ्रेडरिक रेडजल हैं, तो वो कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ है और मानव कुछ भी नहीं, जबकि संभववाद इसका बिल्कुल उल्टा आ जाता है। ठीक है, जो बातें वहाँ पे हाँ होंगी उसको संभववाद में ना करते जाना, और जो बातें नियतिवाद में ना होंगी उनको संभववाद में हाँ करते जाना। क्लियर है? यानी नियतिवाद कहता है कि प्रकृति सब कुछ है, उसने हाँ कहा तो इधर कहो कि प्रकृति सब कुछ नहीं है। उसने कहा कि मानव कुछ भी नहीं है तो उसने ना कही, इधर कहो मानव ही सब कुछ है, मानव प्रकृति का विजेता है। इस तरीके से दोनों का कंपैरिजन में पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगा। और बाद में इन दोनों बातों को जोड़ देना है हमें। जो बात उधर कही जा रही है इधर कही जा रही है, उधर हाँ है इधर ना होगी, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं पर एक को हाँ रखना ही रखना है, दूसरे को ना रखना ही है, लेकिन उनके बीच में एक कड़ी जोड़नी है अपने को। कैसे जोड़ेंगे? वो बात करता है नवनियतिवाद, बात करता है नया निश्चयवाद। इसको नवनियतिवाद, नया निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके जो है अपने जनक वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है अभी? ग्रिफिथ टेलर इसके जनक है। तो टेलर का काम क्या होता है? दोनों की सिलाई करना। अब दो कपड़े की सिलाई करके अब नया निश्चयवाद का जन्म आ जाएगा। तो टेलर क्या कहता है? मानव एवं प्रकृति दोनों सक्रिय कारक हैं, अतः यह सामंजस्य पूर्ण अवधारणा है। दोनों ही क्या है? सक्रिय कारक है। बात समझ में होगी? उसने एक ने प्रकृति को सक्रिय कहा, दूसरे ने मानव को सक्रिय कहा, तो दोनों की हमने बात को रख लिया कि दोनों ही सक्रिय कारक है। क्लियर? अब उसके बाद में ना वाली बात को भी लेंगे। मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं में पूर्णतः अपने विचार या क्रियाशीलता के आधार पर काट छांट कर सकता है। ये बात किसकी थी? संभववाद की बात थी। संभववाद ने क्या कहा था कि मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाएं, कि चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, मानव अपनी इच्छा अनुसार उसमें काट छांट कर सकता है। ये बात संभववाद की थी। किंतु प्रकृति की सीमा में रह करके, अब ये बात किसकी है? प्रकृति की सीमाएं हैं, ये बात किसकी है? ये नियतिवाद की बात है। क्योंकि संभववाद तो कहता है कि प्रकृति की कोई सीमा है ही नहीं, कोई बाध्यता है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी जो बात थी वो ली, इधर से हमने इसकी बात ली कि मानव सब कुछ कर सकता है, भले करे सो करे, लेकिन वहाँ पर उसको प्रकृति की सीमाओं में रह करके ही करना होगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपके पास में ये जो है विचारधारा इस तरीके से आपके सामने आती है। यदि सीमा से ऊपर मानव विकास कार्य जारी रखता है, अगर कोई सीमाएं हैं, प्रकृति की सीमाएं, अगर उससे वो सीमाओं को तोड़ करके बाहर निकलता है, तो अब क्या कार्रवाई होने वाली है मानव पर? तो प्रकृति द्वारा विभिन्न आपदाएं जुर्माने के रूप में वसूल की जाएंगी। क्लियर है ना? विभिन्न आपदाएं आएंगी, वो आपदाओं को प्रकट करेगी, जिससे क्या है, मनुष्य को फिर से एक बार सीख मिलेगी, एक समझ मिलेगी, उसको एक झटका लगेगा और मनुष्य फिर से अपने उस जीरो लेवल पे आकर के फिर से अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू करेगा। वर्तमान की सतत विकास अवधारणा नवनिश्चयवादी है। वर्तमान में अगर हम प्रकृति की सीमाओं को देख करके चल रहे हैं तो हम नवनियतिवादी हैं। अगर हम प्रकृति की सीमाओं को नहीं देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, मानव सब कुछ कर सकता है, तो इसका मतलब हम संभववादी हैं। और संभववादियों की क्या हालत होने वाली है वो आपने पीछे देखा है। इस तरीके से कार्ल ओसावर की सांस्कृतिक भूदृश्यावली, इनकी किताब है कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप इनकी किताब है, इसी पर आधारित है। कल्चरल लैंडस्केप किस पर आधारित है? नवनियतिवाद पर आधारित है। सांस्कृतिक भूदृश्य, भूदृश्य यानी लैंडस्केप मतलब क्या हुआ हमारे पास में? ये हुई प्रकृति। ये क्या है? प्रकृति। और कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति क्या है? ये है मानव। तो इन्होंने किसकी बात की है? मानव और प्रकृति दोनों की बात की है। किस में बात की है? सांस्कृतिक भूदृश्यावली में की है। कौन है? कार्ल ओसावर है। कहाँ से हैं? अमेरिकन भूगोलवेता है, अमेरिकन भूगोलवेता हैं। तो इन्होंने समर्थन किया है किसका? ग्रिफिथ टेलर यानी कि नवनियतिवाद का इन्होंने समर्थन किया है। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं और अच्छे से। मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके।
या वे संसाधन रीजनरेट हो सके। अगर वे संसाधन रीजनरेट हो रहे हैं, आप पेड़ों को काट रहे हैं, तो अगर पेड़ और लगा रहे हैं साथ साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भले करते जाएं। लेकिन अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो रीजनरेट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको खतरा होगा, उसको आपको सहन करना होगा। तो संसाधन जैविक तंत्र से पुनः चक्कर आरंभ कर सकें, यानी कि उतना ही करना चाहिए जो उसको लौटा सके या फिर अपना चक्कर पुनः जैविक चक्कर जो है पुनः आरंभ कर सके। तो पेड़ क्या होता है, पेड़ एक हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अब आप उसको काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, नया पेड़ लगा दीजिए उसकी जगह पे, वो फिर से अपना जैविक चक्कर जो है पूरा कर लेगा। तो ये चल सकता है। इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद या नव नियतिवाद कहा जाता है। इस मध्यम मार्गी विचारधारा के, अब ये कौन सी विचारधारा है, मध्यम मार्गी, एक तरफ नियतिवाद है, एक तरफ संभववाद है, तो दोनों के बीच का मार्ग कौन है, नव नियतिवाद है। तो मध्यम मार्गी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। टाइमिंग कितनी है इनकी, 1880 से 1963 तक इनकी टाइमिंग है, और इनकी किताब भी लगभग इसी बीच में 1956-1957 के आसपास, 1950 के आसपास इनकी किताब आई थी। और इनकी किताब क्या थी, 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, ये इनकी किताब थी, यानी कि 20वीं सदी का भूगोल, 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। तो देखिए 1951, देखो 1951 इनकी टाइमिंग है किसकी, किताब लिखने की। तो अब 1951 में जब ये किताब लिखते हैं तो इस टाइम पर 1956 तक फेब्रे भी रहने वाले हैं यहाँ पे। तो फेब्रे क्या करेंगे, अंत में जब वो इस किताब को या इन विचारधाराओं को जो उस समय मार्केट में चल रही होंगी, उन विचारधाराओं को जब वो सुनेंगे तो फिर वो भी धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसित होंगे, नवनियतिवाद की ओर बढ़ेंगे और वो संभववाद को छोड़ेंगे। स्पष्टतः इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरणीय नियंत्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाएं भी नहीं बंधा जा सकता। इसके द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उसमें भी नहीं रहा जा सकता, और दूसरी तरफ नियंत्रण की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि भी नियंत्रण नहीं है, पर्यावरण का नियंत्रण है। अर्थात वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है, न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है, और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध होता है। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से ये हमारे पास में नवनियतिवाद है। जल्दी से देख लेते हैं। ये कहानी पूरी की पूरी इसी बात पर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से प्रकृति की सीमाओं में रहकर हमें काम करना चाहिए। देख लेते हैं। मानव उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य संबंधों का उचित विश्लेषण इसी मध्यम मार्ग द्वारा संभव है। नवनियतिवादी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए विश्व के अर्थशास्त्री, अब विश्व के अर्थशास्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो हम संसाधन कम होते जा रहे हैं, तो हम संसाधनों का प्रयोग करना ही छोड़ दें, ये तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए, संसाधनों को पुनः चक्र में लाना होगा, रीजनरेट वाले चक्र में लाना होगा। मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावना के बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकते। मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों का प्रयोग करना और अधिक बढ़ रहा है, आर्थिक क्रियाएं बढ़ रही हैं, तो फिर क्या करें। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम जो कि जैविक संसाधन है, ईंधन खनिज है, तो उसकी जगह पर अब क्या किया जा रहा है, सोलर एनर्जी के द्वारा, ठीक है, ईवी सिस्टम के द्वारा जो है अब जितनी भी बाइक, जितनी भी यानी कि ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां हैं, उनको लाया जा रहा है, क्योंकि हमें ये लाना ही पड़ेगा। हम कब तक पेट्रोलियम पर बैठे रहेंगे? अगर हम पेट्रोलियम पर बैठे रहेंगे तो जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन पूरा जो है तहलका मच जाएगा। मनुष्य को पुनः जंगली पशुओं की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य फिर से वही बैलगाड़ियों पर चलना शुरू कर दें, है ना, तो ये नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? इसलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है, आर्थिक प्रगति तो आवश्यक है, परंतु हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग अधिक करना चाहिए जिनका नवीनीकरण
प्राकृतिक या मानवीय रूप से संभव हो। ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनका रीजनरेट जिन्हें किया जा सके। इसके लिए विकसित देशों में इस्पात व अन्य धातुओं को पुनः चक्रीयकरण में लाया जाता है और जल का भी पुनः चक्रण आरंभ कर दिया गया है। तो जल से विद्युत उत्पन्न करना, क्योंकि जल का पुनः चक्रण होता रहता है, वो जलीय चक्र के रूप में जैसे तापमान बढ़ेगा, बादल बनेंगे, पहाड़ों से टकराएंगे, बरसात होगी, पहाड़ों से नदियाँ आएंगी और नदियों के अंदर हमारे जो लगे होंगे टर्बो, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरीके से पेट्रोलियम जनित रासायनिक पदार्थों का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इनकी जगह पर जैविक खनिजों का प्रयोग किया जा सकता है, जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल खाना पकाने में बल्कि मोटर कार व अन्य स्वचालित वाहनों को चलाने में भी किया जाने लगा है। तो ये क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं आजकल कि सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि सब कुछ सोलर से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में 2-4 साल के अंदर, 10 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो है पेट्रोल पे ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा सोलर एनर्जी से चलेगा। तो वो क्यों कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नवनियतिवाद की अवधारणा को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हमने खनन को जारी रखा, संसाधनों का प्रयोग जारी रखा, तो एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे और फिर उस समय आएगा, प्रलय आएगा, आपदाएं आएंगी जो हमें तहस नहस कर सकती हैं। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास में कंप्लीट होता है मानव भूगोल की अवधारणाएं, मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 और 5th क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।